बादलों में 3 लिपस्टिक और फ्रॉक का पेड़। रागिनी और मधु दोनों सगी बहन थी, लेकिन उनके कोई भी गुण एक दूसरे से नहीं मिलते थे। जहाँ रागिनी गोरी चिट्टी थी, वहीं मधु काली और बदसूरत थी, जिस वजह से रागिनी अपनी बहन मधु का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। दीदी, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना दीदी। एक नंबर की बंदरिया लग रही है, और तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, समझी? नहीं आता क्या तुझे समझ? रागिनी की आवाज सुनकर उसकी माँ अनीता वहाँ आ जाती है। रागिनी, ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बातें करने का? ये मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे पता है। ये जरूर आपको किसी कचरे के डब्बे में मिली होगी, तभी तो कचरे सी शक्ल भी है। रागिनी, माफी मांगो मधु से। अच्छा सॉरी। इतना बोलकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अनीता मधु को प्यार करने लगती है। फिर एक दिन रागिनी किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मधु उसके पास आई और बोली, दीदी आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। आप किसी पार्टी में जा रही हो क्या? दीदी, क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है पार्टी में जाने का। आ गई काली बिल्ली से मेरा रास्ता काटने। कान खोलकर सुन ले, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ तुझे ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मेरे फ्रेंड्स को अगर पता चला कि तू मेरी बहन है तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। रागिनी की बातें सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ गया। तभी अनीता वहाँ आई और बोली, रागिनी, अपनी छोटी बहन को कोई ऐसा रुलाता है क्या? जब से शहर से पढ़कर आई हो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। अरे ये बहन है तुम्हारी, ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान मन से सुंदर होता है, ना कि सूरत से। ओके माँ, इसको बोल दीजिए तैयार हो जाएगी। मधु बेटे जा, जल्दी से तैयार हो जा। मधु खुशी खुशी तैयार होकर रागिनी के साथ पार्टी में गई। वहाँ पार्टी में रागिनी के साथ मधु को देखकर रागिनी की सारी सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे रागिनी, आज ये तो किस नमूने के साथ घूम रही है? ये लड़की कौन है? दिखने से तो तेरे घर से तो नहीं लगती। अरे ये मेरी घर की नौकरानी की बेटी है, पार्टी में आने की जिद कर रही थी तो इसलिए ले आई। अरे वाह रागिनी, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तो जब नौकर की बेटी को इतना अहमियत देती है, फिर अपने फैमिली वालों का कितना ख्याल रखती होगी। खैर छोड़ो, पार्टी एंजॉय करते हैं। मधु ये सब खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बड़ी बहन के मुँह से ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों चली आई? माँ, आज मुझे समझ आ गया दीदी मुझसे क्यों नफरत करती है। माँ, मेरा सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब से मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी, ना ही कहीं जाने की जिद करूंगी। माँ, मैं घर में ही रहना चाहती हूँ। और फिर उस दिन के बाद से मधु घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रागिनी के सुंदर होने की वजह से एक बहुत ही अच्छे घर से रागिनी के लिए रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी हो गई। लेकिन काले होने की वजह से कोई भी लड़का मधु से शादी करने को तैयार नहीं होता था। सब उसे रिजेक्ट करके चले जाते थे, जिस वजह से उसकी माँ अनीता भी बहुत दुखी रहने लगी। हे भगवान, जल्दी से मेरी बेटी मधु की भी हाथ पीले कर दे। आखिर कब तक वो ऐसे ही घर में बैठी रहेगी? काफी मुश्किल से मधु के लिए रघु नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रघु के घर वाले बहुत ही लालची और मक्कार लोग थे। वो तो बस मधु को पैसे की वजह से बहू बनाना चाहते थे। उसकी सास शकुंतला सिर्फ दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की शादी मधु से करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों में मधु की भी शादी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद मधु को पता चलता है कि उसका पति रघु गूंगा है। वो ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। माँ जी, ये बोल और सुन नहीं सकते, आपने हमसे ये बात क्यों छिपाई? छिपाई नहीं, बल्कि तुझ पर तरस खाया है। अरे अपनी शक्ल देख और मेरी बेटी की शक्ल देख। तुझे तो गली का कुत्ता भी ना पूछे। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए, समझ गई? और अब उठ और घर के कामों में लग जा। यहाँ तुझे महारानी बनाकर रखने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, काम करने के लिए लाई हूँ, समझी? रघु गूंगा और बहरा होने की वजह से चुपचाप सब देखता रहता है। मधु दुखी होकर घर के कामों में लग गई। भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये किस बात की सजा मिल रही है? शकुंतला घर का सारा काम मधु से कराती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती।
ऐसे ही कई महीने बीत गए। धीरे धीरे दहेज में मिले सारे पैसे भी खर्च होने लगे। ये देखकर शकुंतला मधु से बोली, देख मनुष, तेरा वो गूंगा पति तो कमाता नहीं है और हम तुझे ऐसे बिठाकर खिला नहीं सकते। तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, ऐसा जुर्म मत करिए मुझ पर। आपको पैसे चाहिए ना? माँ जी, मैं सिलाई करना जानती हूँ, मैं कपड़े सिलने का काम करूँगी, कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। अब अगले दिन से ही मधु सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती है। मधु अच्छा सिलाई कर लेती थी, इसलिए उसकी आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन वो सिलाई में जो भी कमाती वो सब उसकी सास शकुंतला उससे छीन लिया करती थी। एक दिन मधु घर में अकेले कपड़े सिल रही थी, तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, बहन प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। मुझ गरीब पर तरस खाओ बहन, एक माँ की दुआ लगेगी तुझे। अरे बहन घबराओ नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, ये लो 500 रुपए, इसे तुम रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शकुंतला आती है। बहुत हो गया सिलाई, अब उठ और जाकर खाना बना। और किधर है आज के पैसे? ला दे मुझे। पैसे? वो पैसे तो माँ जी मैंने दे दिया, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अरे मनुष्य, किसे दे दी? उसे जरूरत थी और मुझे तो जैसे जरूरत ही नहीं है पैसों की। तेरा मरा हुआ बाप और वो तेरी मरी हुई माँ मुझे मनी ऑर्डर भेजते हैं ना, जो मैं तुझे बिठाकर खिलाऊं। माँ जी, आपको इस तरह मेरे माँ बाप के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके दिए दहेज के पैसे और सामान और मेरी कमाई से ही आपका घर चलता है। क्या कहा? मुझसे जवान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ, निकल जा मेरे घर से। और फिर शकुंतला मधु को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देती है। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो तेरे पैर काट दूंगी, समझ गई? मधु रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। हे भगवान, आखिर तूने मुझे क्यों बदसूरत बनाकर इस धरती पर भेजा? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर घर गई तो माँ भी मुझे ऐसे हालत में देखकर दुखी होगी। मेरी इस दुनिया में कहीं कदर नहीं है। मुझ जैसे अभागन को जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मधु की ये बातें पेड़ ध्यान से सुन रहा था। बेटी, ऐसे मायूस नहीं होते, मरना किसी समस्या का हल नहीं होता, मरना तो कायरों की निशानी है। तो और मैं क्या करूं पेड़ जी, आप ही बताएं, मुझे कोई राह दिखाए। बेटी, वो देखो, तुम्हें वहाँ सीढ़ी दिखाई दे रही है ना? वो सीढ़ी सीधे बादलों में जाती है। वहाँ तुम्हें 3 जादुई लिपस्टिक और फ्रॉक का पेड़ मिलेगा, वही तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। तुम वहाँ जाओ बेटी। पेड़ की बातें सुनकर मधु बादलों में चली जाती है। वहाँ उसे जादुई 3 पेड़ दिखता है। एक पेड़ लिपस्टिक का होता है और दूसरा फ्रॉक का और तीसरा पेड़ धन का होता है। ये देखकर मधु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिपस्टिक का पेड़ बोलता है, मधु, मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है, इसे एक बार अपने होठों पर लगा लेना, फिर तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाओगी। तभी फ्रॉक का पेड़ बोलती है, मधु, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पेड़ का कोई भी एक जादुई फ्रॉक तोड़ लो, इसे पहनकर तुम जो भी बोलोगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मधु, तुम्हें मेरे पेड़ से जितने चाहिए उतने पैसे, सोने, चांदी अपने साथ ले जा सकती हो। मधु खुशी खुशी तीनों पेड़ से लिपस्टिक, फ्रॉक और धन लेकर वापस आ जाती है। मधु जैसे ही लिपस्टिक लगाती है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है। तभी मधु जादुई फ्रॉक पहनकर बोलती है, हे जादुई फ्रॉक, अब मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती, मैं अपना एक अलग घर बनाकर रहना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक घर बना दो। मधु के इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। मधु उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन मधु का पति रघु उसका गेट खटखटाता है। रघु, आप यहाँ? रघु हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे।
हे जादुई फ्रॉक, मेरे पति को ठीक कर दो। मधु के इतना बोलते ही उसका पति बोलने लगता है और फिर दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिताने लगते हैं। उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई फ्रॉक से मांग लेती। एक दिन शकुंतला भिखारी की हालत में उसके दरवाजे पर आती है। बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। अरे माँ जी, आपकी ये हालत। बहू, मधु बहू, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे आज उसी की सजा मिली है। तेरे जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया बेटी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। जब से मैं इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि बस एक बार तुझसे मिलकर अपने किए की माफी मांग लूं, फिर चाहे बेशक सुकून से मर जाऊं। माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपको बहुत जीना है। हाँ माँ, जो भी हुआ उसे हम भूल चुके हैं, आप भी भूल जाओ। रघु, तू बेटा, तूने मुझे माँ कहा, तूने मुझसे बात किया। फिर मधु अपनी सास को उस जादुई 3 पेड़ के बारे में बताती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।